हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गाउट या इसको हम हाइपर यूरिसीमिया या इसको हम गठिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे गाउट मतलब कि गठिया के कारण और इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में तीन टर्म है। पहला है हाइपर। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। और दूसरा टर्म है इसमें यूरिक। यूरिक टर्म लिया गया है यूरिक एसिड से। ओके, तो यूरिक एसिड और इसके अलावा है तीसरा टर्म ईमिया। ईमिया मतलब होता है ब्लड। अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम हाइपर यूरिसीमिया के नाम से जानते हैं, या इसको हम गाउट या गठिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ये यूरिक एसिड यहाँ पर जॉइंट्स मतलब के जोड़ों में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। देखिए, यूरिक एसिड कैसे बनता है। जब देखिए शरीर में प्यूरिन प्यूरिन होता है एक बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस होता है जो हमारे अंदर डीएनए या आरएनए का एक हिस्सा होता है। तो प्यूरिन के ज़्यादा टूटने पर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो देखिए, डीएनए और आरएनए का डिग्रेडेशन मतलब ये डीएनए और आरएनए टूटता है तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनता है। उसके बाद बेसिस बनते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये प्यूरिन बेस बनता है और प्यूरिन बेस से बनता है यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड यहाँ पर जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है। देखिए, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए। देखिए, यूरिक एसिड की मात्रा कैसे बढ़ती है। किडनी से यूरिक एसिड का कम निकलना। अगर देखिए किडनी से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाता है तो ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। या देखिए किडनी ठीक से इसको फिल्टर नहीं कर रही है, या क्रॉनिक किडनी डिसीज है, या पेशेंट देखिए कम पानी पी रहा है, उसमें डिहाइड्रेशन है, तो इनके कारण यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। यूरिक एसिड के बढ़ने से किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है मतलब कि पेशेंट को गठिया हो जाता है, तो देखिए जॉइंट्स पेन देखने को मिलता है, जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए पैर के बड़े वाले अंगूठे में देखिए ये फूला हुआ देखने को मिलता है। तो खासकर देखिए बड़े पैर के अंगूठे में मतलब कि बिग टोस में दर्द देखने को मिलता है। इसमें सूजन देखने को मिलती है और यहाँ पर देखिए ये रेडनेस सा देखने को मिलता है, या पेशाब में यहाँ पर देखिए जलन मिलती है, या किडनी स्टोन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी टेस्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है, कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं। तो यहाँ पर पहला टेस्ट जो कि मेन टेस्ट है, जो कि सीरम यूरिक एसिड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक ब्लड टेस्ट है। तो देखिए, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा को यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए, सीरम यूरिक एसिड, अगर देखिए मेल में जो नॉर्मल इसकी रेंज होती है वो 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि फीमेल में ये 2.4 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर इस नॉर्मल रेंज से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है तो यहाँ पर देखिए गठिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेल में ये रेंज होती है और फीमेल में ये रेंज होती है। इसके अलावा केएफटी टेस्ट। केएफटी मतलब के किडनी फंक्शन टेस्ट, या इसको हम आरएफटी के नाम से भी जानते हैं। आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट। किडनी या रीनल एक ही बात होती है। तो देखिए, यूरिक एसिड यहाँ पर देखिए मेल में ये इसकी रेंज है तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा सीरम क्रेटिनिन, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। केएफटी में सीरम क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ अगर देखने को मिलता है, या ब्लड यूरिया 1, इसकी जो रेंज होती है वो 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इसकी रेंज भी देखिए बढ़ी हुई मिलती है तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड रिटेंशन है, मतलब कि किडनी में कोई डिसफंक्शन हो गया है जिसकी वजह से किडनी जो है यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही है। यहाँ पर देखिए ईजीएफआर अगर 90 ml पर मिनट से ये कम है मतलब कि घटा हुआ है, तो यहाँ पर किडनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो गई है, मतलब किडनी जो है इसको कम फिल्टर कर रही है। तो देखिए, गाउट में जो डायग्नोसिस है वो यूरिक एसिड से ही
होता है। इसके अलावा हम केएफटी क्यों कराते हैं? केएफटी से ये पता लग जाता है कि यूरिक एसिड की वजह से किडनी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो मेनली देखिए सीरम यूरिक एसिड टेस्ट यहाँ पर इसका मेन टेस्ट है। इसके अलावा सीरम क्रेटिनिन भी चेक करें, ब्यूएन या जीएफआर को भी चेक करते हैं। इससे ये पता लगता है कि किडनी में कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्यूट अटैक के बारे में। एक्यूट अटैक मतलब देखिए जब दर्द या सूजन देखने मिले, मतलब कि जॉइंट्स में जब पेन और स्वेलिंग देखने को मिलती है, तब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। यहाँ पर पहली मेडिसिन देखिए कोल्चिसिन। कोल्चिसिन की 0.5 मिलीग्राम डोज। देखिए पहले दिन इसकी एक टेबलेट हर 6 से लेकर 8 घंटे में। फिर इसके अलावा एक या दो बार 3 से लेकर 5 दिन तक ये मेडिसिन देते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए कोल्चिसिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करता है, मतलब कि रोक देता है। जैसे ही देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाती हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन कंट्रोल हो जाती है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखिए ये सेल के अंदर एक तरह की देखिए रेल लाइन होती है जो डब्ल्यूबीसी को मूव कराते हैं। अब देखिए जैसे ही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसने इनहिबिट कर दी, मतलब कि रोक दी, तो ये रेल लाइन टूट जाती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इन्फ्लामेशन की जगह नहीं पहुंच पाती हैं। अब जैसे ही डब्ल्यूबीसी इन्फ्लामेशन की जगह नहीं पहुंची, तो वहां पर सूजन या इन्फ्लामेशन रुक जाती है, नहीं होती है। तो इसकी मैकेनिज्म को देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए गाउट में क्या होता है, जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, तो जॉइंट्स में यूरिक एसिड के शार्प क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करते हैं और डब्ल्यूबीसी वहां पर पहुंचकर इन क्रिस्टल्स को फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब इन क्रिस्टल्स को खाने की कोशिश करती है, जिससे वहां पर इन्फ्लामेशन, मतलब कि वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग और दर्द वहां पर बढ़ जाता है। अब देखिए कोल्चिसिन क्या करती है, ये डब्ल्यूबीसी के मूवमेंट को रोक देती है। जैसे ही देखिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट रुक जाता है, इससे इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, यानी गोट के दर्द और सूजन को ये सप्रेस कर देता है, शांत कर देता है। तो कोल्चिसिन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती है, ये इसकी मैकेनिज्म है। इसके अलावा यहाँ पर एनसेड क्लास की मेडिसिन, एनसेड क्लास की मेडिसिन जैसे कि इंडोमेथासिन, डाइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सिन। यहाँ पर देखिए इंडोमेथासिन इसकी 25 से लेकर 50 मिलीग्राम डोज, ये दिन में 3 बार एज अ टीडीएस और लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक इसको देते हैं। क्योंकि देखिए एनसेड क्लास की मेडिसिन क्या करती हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोक देती हैं, जिससे दर्द व सूजन घट जाती है। अगर देखिए किसी पेशेंट को एनसेड क्लास की मेडिसिन से एलर्जी है या उसको कंट्रा इंडिकेटेड माना गया है, तब यहाँ पर प्रेडनिसोलोन का यूज कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन क्या करती है, यहाँ पर देखिए ये स्वेलिंग को कम करती है, क्योंकि ये स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती है। प्रेडनिसोलोन की देखिए 10 से लेकर 20 मिलीग्राम डोज पर डे और लगभग इसको 5 दिन तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्रॉनिक और रिकरेंट हाइपर यूरिसीमिया के बारे में। क्रॉनिक मतलब होता है लंबे समय से, और रिकरेंट मतलब होता है बार बार। अगर देखिए ब्लड में लंबे समय से हाइपर यूरिसीमिया है और ये बार बार हो रहा है, तब इस केस में यहाँ पर एलोप्यूरिनोल और फिबोक्सो स्टेट का यूज करते हैं। तो या तो देखिए एलोप्यूरिनोल या फिबोक्सो स्टेट का यूज करेंगे। देखिए एलोप्यूरिनोल ये जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, रोकती है। इसके अलावा फिवोक्सोस्टेट ये सिलेक्टिव जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। देखिए जेंथीन ऑक्सीडेज क्या है, देखिए प्यूरिन के कैटाबोलिज्म से बनता है यूरिक एसिड। तो प्यूरिन का कैटाबोलिज्म से ये बनेगा हाइपोजेंथीन, फिर जेंथीन, फिर यूरिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए हमें यूरिक एसिड को कम करना है, तो ये देखिए पूरी जो रिएक्शन है इसको हमें यहाँ पर रोकना होगा। तो यहाँ पर देखिए हाइपोजेंथीन से जेंथीन और जेंथीन से यूरिक एसिड, ये कैसे बनता है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जेंथीन ऑक्सीडेज। अगर इस एंजाइम को हम रोक दें, तो ये पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर रुक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एलोप्यूरिनोल इसको इनहिबिट कर देता है, मतलब कि जेंथीन ऑक्सीडेज को। अब जैसे ही देखिए जेंथीन ऑक्सीडेज यहाँ पर इनहिबिट हुआ, रुक गया, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी, मतलब कि यूरिक एसिड यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो एलोप्यूरिनोल इसकी 100 से लेकर 300 मिलीग्राम डोज पर डे आफ्टर मील ये दी जाती है,
ये देखिए लंबे समय तक यूज़ करते हैं, लगभग 3 से लेकर 6 महीने तक। तो इसीलिए इन मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। इसके अलावा फ्लुओक्सोस्टेट, फ्लुओक्सोस्टेट की 40 से लेकर 80 मिलीग्राम डोज पर डे ये देते हैं। या तो एलोप्यूरिनोल या फ्लुओक्सोस्टेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को एलोप्यूरिनोल से एलर्जी है या कोई किडनी इश्यू है, तब यहाँ पर फ्लुओक्सोस्टेट का यूज़ करेंगे।